नहीं, पीसफुल नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री के शहर में आप राजनीति करेंगे तो कुछ भी पीसफुल नहीं। जो पूर्ण रूप से अस्वस्थ है वो व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, आखिर में क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा तीनों अलग अलग। आप दूसरी पार्टी से खरीदे हुए नेताओं को तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपके पास अपना मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। एक विश्वविद्यालय वो एक संगठन के लिए इतना हिमायती हो गया और दूसरे संगठन से इतनी तकलीफ। हमको एक ऐसे सांसद की जरूरत है जो प्रतिदिन जनता से मिले, उसकी समस्याओं का निदान करे। इतनी समस्याएं हैं गोरखपुर में, लेकिन हमने एक ऐसा सांसद चुन लिया है जो हमेशा बाहर रहता है, उससे मिलने के लिए हम परेशान रहते हैं। इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, हम लोग लड़ेंगे। ये सवाल तो भाजपा से बनता है कि आखिर में उसने चुनाव बंद क्यों किए, उसको किस चीज का डर है? देखिए, अगर आप सांसद जी की बात को लेके देखेंगी तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप गोरखपुर में, आप हर समय स्पेन में। सबसे ज्यादा कठिन होती है, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो छात्र नेता की जिंदगी बड़ी कठिन होती है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि जो एक दावा करता है दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का, वो डरते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, उनके पास कैंडिडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हमें सम्मानित किया था, यहाँ के अखबारों ने दूसरे पेज पे बड़ा आर्टिकल छापा था। बहुत संघर्ष हम लोगों ने, बनारस में लाठियां खाई, लखनऊ में लाठियां खाई, गोरखपुर में खाई। तो आंदोलन करते हुए पुलिस देखती नहीं है कौन है, कहाँ है, कैसे। एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा कि भैया जय श्री राम। तो हमने कह दिया जय श्री राम। उसने कहा कि भैया आप कांग्रेस में है ना? कह रहा कट्टर कांग्रेसी नहीं है क्या? तो हमने कहा क्यों? तो कह रहा आप जय श्री राम बोल रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पेपर चल रहा होता है और परीक्षा के बीच में छज्जा गिर जाता है नीचे। क्या स्पेन ऐसा ही होता है कि चलते चलते रोड पे गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढे में गाड़ियां चली जा रही हैं? लेकिन आप जानती हैं भाजपा की सरकार है और यहाँ समस्याओं को सिर्फ सुन लिया जाता है और उसके बाद नारे लगवा दिए जाते हैं जय श्री राम के या हर हर महादेव। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या और आज आपका स्वागत करते हैं जनपद संवाद के पॉडकास्ट नंबर एपिसोड 3 में, स्पॉन्सर्ड बाय नाचो जी। आज हमारे साथ सियासत का वो चेहरा मौजूद है जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर कैसे उत्तर प्रदेश के एनएसयूआई की राजनीति करना प्रारंभ किया। तो आज हम आपको मिलवाते हैं आदित्य शुक्ला जी से, जो कि एनएसयूआई उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव है। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और नाचो जी की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपका। और गोरखपुर में एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम सभी के लिए बहुत नया है, ये थीम आपका बहुत नया है, तो उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदित्य जी, जिस तरीके से आपने छात्र राजनीति में कदम रखा, तो इस छात्र राजनीति में आने से पहले आप क्या थे और छात्र राजनीति में आने के बाद आप क्या हो गए? क्योंकि एनएसयूआई एक ऐसी पार्टी है जो कि कांग्रेस से संबंध रखती है और अभी जो वर्तमान की सरकार है वो उससे ऑपोजिशन में है। क्या कुछ फर्क नजर आता है? देखिए, तमाम फर्क है। आदित्य शुक्ला एक सामान्य युवा जो राजनीति में आने से ठीक पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करने वाला, एक बहुत अच्छा छात्र नहीं तो औसत 75% 80% पाने वाला एक छात्र जो पढ़ता था, लोगों से मिलता था, बातचीत करता था, शुरू से लगाव और जुड़ाव रहा लोगों से बात करने में। वही एक कारण है जिसकी वजह से हम आज राजनीति में हैं, कि शुरू से ये रहा कि लोगों से बात करनी है, लोगों को सुनना है, समझना है। जब हम विद्यालय में भी थे तो हम शिक्षकों से कम बात करते थे, कर्मचारियों से ज्यादा बात करना पसंद करते थे। तो शुरू से आप नेता बनने के गुण थे आपके अंदर। स्कूल में लोग कहते थे, लेकिन हम लोग नहीं मानते थे वो चीजें। और मेरा ये मानना है जो चीजें लिखी हुई हैं जीवन में वो होती रहती हैं। और अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपको ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि उस परिस्थिति में फिर आप आगे चले जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश भी लूंगा। बिल्कुल आज मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, 6-7 वर्ष हो गए विश्वविद्यालय को, वो हमारी कर्मभूमि है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहा हूँ। क्यों, आपका क्या था? क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो गोरखपुर में ही है और उसके अलावा आपने कहीं बाहर सोचा था? हमने बीएचयू का फॉर्म डाला था और हम पूरे सिर्फ एक फॉर्म डाला बीएचयू का। और कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि हमको पता था कि बीएचयू में मेरा हो जाएगा आसानी से। और पढ़ने की योजना थी, क्योंकि परिवार में ऐसा था कि आईएएस बनेगा और रिश्तेदार भी यही कहते थे कि पढ़ाई करके आईएएस बनना है, और लगता था वहां से कुछ बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों के कहने पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म डाल दिया गया। बीएचयू में मुझे अफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा था, अच्छा, मेन कैंपस नहीं मिल रहा था। अब मैंने कहा कि अपना शहर भी छोड़े और मेन कैंपस में भी ना पढ़े, इसलिए हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। और वो दिन है और आज का दिन है, फिर चीजें अपने आप होती चली गई और हम लोग लगातार आपके सामने। घर में कितना सपोर्ट मिला और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की? देखिए, घर में शुरू में बहुत दबाव था,
इतना दबाव था कि मुझे याद है कि एक प्रदर्शन में मुझे जाना था और मुझे अंदर से बंद कर दिया गया था घर में, क्योंकि दिन भर हम लोग प्रदर्शन किए थे तो हाँ। वो खबरें आ गई थी, सबको मालूम चल गया था। फिर हम लौट करके आए थे कि अभी आधे घंटे का थोड़ा सा आराम कर ले और फिर जाएंगे, क्योंकि अच्छा, फिर से रात में भी वो आंदोलन था। अच्छा। तो जब घर आए तो फिर घर में लोगों को पता चल गया था, तो लोगों ने हमको घर में बंद कर दिया। मेरा फोन ले लिया गया कि अब नहीं जाना है। हाँ। लेकिन अब मन मान नहीं रहा था कि नहीं, हमको तो जाना है। तो फोन छोड़ करके और रात में बिना बताए हम धीरे से चले गए और रात भर आंदोलन में रहे, रात भर बाहर रहे। हाँ। जब सुबह आए तो फिर परिस्थिति दूसरी थी। मार पड़ी? नहीं, मार नहीं पड़ी लेकिन मार नहीं पड़ती है, लोग समझते हैं, लेकिन ये है कि बड़ी समस्या हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि ये यही करेगा, ये कुछ और नहीं करेगा, तो फिर लोगों ने जो है अलाउ किया। और वो उस सफर से लेके हम लोगों ने ये भी तय किया कि जब अखबारों में मेरा नाम छपता था या मेरी फोटो आती थी तो मेरे पिताजी जो है अखबार लेकर के मेरे छोटे भाई से पूछते थे कि ये देखो, ये यही है क्या। तो ऐसा भी समय आया। फिर वो रिश्तेदार जो लगातार ये कहते थे कि कोई मतलब नहीं है राजनीति का, कांग्रेस से तो बिल्कुल मतलब नहीं है, छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई करो, पैसा बहुत चाहिए राजनीति में, परिवार का बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है कि आप आगे आ पाओगे, तो छोड़ दो। आज वही रिश्तेदार फोन करते हैं किसी काम के लिए कि आप बोल दीजिए, हो जाएगा ये वो, तो फिर वो अच्छा लगता है कि अच्छा परिस्थिति मन में आता हुआ कि चलो थोड़ा तो रौला बन चुका है मेरा समाज में। रौला नहीं बन चुका है, लेकिन ये है कि कोई मना नहीं करता है, लोग सम्मान करते हैं किसी से भी। अब जैसे मान लीजिए सामान्य बात है कि कोई अगल बगल गाँव से आया है, किसी हॉस्पिटल में दिखा रहा है, तो अगर वो हमको फोन करें, हम डॉक्टर से बात करें, तो वो सम्मान के नाते उनकी जो फीस है वो कम कर देते हैं। जैसे 20,000 का बिल बना है तो वो 5,000 कम कर देंगे 10,000। तो इससे जो है वो आपस में एक सामंजस्य बैठता है और सम्मान बढ़ता है। मतलब शुरू से आपके मन में था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। हाँ, लोगों के लिए काम करना है, सेवा भी कह सकते हैं आप, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के काम आना है। जैसे अगर हम उस योग्य हैं, अगर ईश्वर ने मुझे वो योग्यता दी है तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए। आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब पहली बार गए तो आपने सबसे पहले राजनीति में कौन सा ऐसा मुद्दा था, कौन से ऐसे कदम थे जो आपने उठाए थे और गोरखपुर में आपका जो एक चेहरा है, वायरल चेहरा, वो नजर आया था लोगों को? देखिए, सबसे पहले हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो राजनीति तो हम लोग सोचते भी नहीं थे। हम लोग सिर्फ विश्वविद्यालय में मित्रों के साथ घूमना, बैठना, क्लासेस करना, तो ऐसे ही अब बातचीत करने की शैली थी, तो मित्रता बहुत तेजी से बढ़ गई, मित्र बहुत बड़ी संख्या में हो गए। तो एक मुद्दा आया कोविड का, वो सबसे बड़ा मुद्दा था और मुझे लगता है मेरे जीवन में राजनीति में टर्निंग पॉइंट वही, राजनीति का एंट्री का कह सकते हैं। ये लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। एक लड़का था आसाम में, वो हमको मैसेज किया कि कोविड चल रहा है, ट्रेनें बंद हैं, ट्रेनों का संचालन बंद है और एग्जाम, हमारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और परीक्षा से आपको फोन आया था? हाँ, असम से। वो यूनिवर्सिटी का ही बच्चा था। अच्छा। और वो बोला कि परीक्षा टल नहीं रही है तो बड़ी समस्या हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो हमने कहा अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब मैं भी छात्र ही था, मुझे तो कुछ पता नहीं। उसने कहा एक बार आप बात करिए वीसी से, शायद कुछ हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगी कि मुझे वीसी का ऑफिस नहीं पता था। अच्छा, यूनिवर्सिटी? हाँ, कि वीसी बैठते कहाँ है। बड़ी समस्या हुई। हमने कहा कि अब वीसी ऑफिस तो जाना है। तो फिर हम लोगों ने गार्ड से पूछा कि वीसी कहाँ बैठे हैं, तो वो बताए। हम गए और उस समय वीसी थे विजय कृष्ण सिंह जी, वीके सिंह जी। तो हमने उनको ज्ञापन दिया। पहली उनकी तस्वीर आई थी ज्ञापन लेते हुए, मुस्कुराते हुए। अच्छा। क्योंकि हमने जेन्युइन बात की और वो समझे। हाँ। तो और वो बाद में हम लोग जो लड़ाई लड़े तो परीक्षा निरस्त हो गई। तो फिर वहां से एक प्लेटफॉर्म मिला कि लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर छात्रों के तमाम आंदोलन आए, मुद्दे आए, फिर लड़ते गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने एनएसयूआई क्यों चूज किया? क्योंकि बहुत सारे छात्र संगठन है जहाँ पे आप काम कर सकते थे। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे छात्र संगठन है जहाँ काम कर सकते थे, लेकिन मेरे मन में शुरू से जो है कांग्रेस के लिए सम्मान था और हमको लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो अभी विपरीत परिस्थितियों में है, यूपी में विपरीत परिस्थितियों में, तो उसके लिए काम करना है। मैं शुरू से डायरी लिखता था, तो मैंने एक डायरी में अभी भी लिखा हुआ कोट है, मैंने 2018 में लिखा था कि आई वांट टू ज्वाइन कांग्रेस, आई वांट टू बैक कांग्रेस। तो ये 2018 में अभी मेरे डायरी में लिखा हुआ है नीचे साइन करके, और 20 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। कितने साल आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में राजनीति की? 6 साल हमने सक्रिय राजनीति, 7 साल की हमने, 19 से लेके और ये 26 चल ही रहा। आपके जो परिवार है उनकी विचारधारा क्या है? परिवार की विचारधारा अब ऐसी है कि जिस विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूँ वो मेरे कारण मेरे परिवार का वोट अब कांग्रेस को जाता है। पहले क्या था? पहले सबको पता है कि लोग जो है भाजपा को पसंद करते थे,
लेकिन अब मेरे कारण लोग परिवार जो है वो कांग्रेस के साथ। कभी आपके फैमिली में किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा हो कि तुम कमल पे जाके बटन दबाओ, क्यों तुम कांग्रेस के पीछे पड़े हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा होता है लोगों से बातचीत। मेरे बाबा थे, तो बाबा का बहुत स्नेह था, बहुत प्यार था, बहुत आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। तो उनसे बातचीत होती थी हमेशा राजनीति को लेकर के, क्योंकि पिताजी से संभव ही नहीं है कि हम लोग बैठ कर राजनीति के बारे में बात कर पाए, लेकिन बाबा से बहुत बात होती थी। तो उनसे बात होती थी सिर्फ राजनीति की, बाकी लोगों से तो बिल्कुल नहीं होती, और हम चाहते भी नहीं कि परिवार में किसी से बात हो। अच्छा, राजनीति को लेके? हाँ बिल्कुल। अगर कोई अखबार में मेरा छपा हुआ है तो उस दिन हम पिताजी के सामने बैठना पसंद नहीं करते हैं कि वो देखेंगे, पूछेंगे, बिल्कुल बात नहीं होती है। बाहर हमसे कोई कितना भी बात कर ले, घर पे बिल्कुल सामान्य जीवन है, एकदम जाना। मतलब बाहर जैसे आदित्य शुक्ला को हम देखते हैं, बिल्कुल वो आदित्य शुक्ला घर में ऐसे नहीं रहते घर हैं। पे बिल्कुल बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि घर पे एकदम शांत, शालीन, सभ्य, वैसे ही बच्चे रहते हैं कि अगर कोई बाहरी आ गया और वो प्रशंसा कर रहा है, कोई बात बता रहा है, तो उसको भी हम रोकने का प्रयास करते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ शांत रहिए। अच्छा, एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव बनना एक जिम्मेदारी है या फिर एक अचीवमेंट है आपके लिए? नहीं, जिम्मेदारी है। अचीवमेंट कह सकते हैं, संघर्ष के बदौलत ये मुकाम हासिल हुआ, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी। मुझे 3 जिलों का प्रभार है, वहाँ की जिम्मेदारियां हैं, वहाँ संगठन सृजन करना है, उसको मजबूत बनाना है, तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं एनएसयूआई का जो ग्राउंड लेवल है, स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में काम करने का, उसकी रियलिटी क्या है? वो कैसे अभी काम कर रहा है? उसकी एनएसयूआई की मुझे रियलिटी जाननी है कि अभी वो कैसे काम कर रहा है। रियलिटी आपके सामने बैठी है। हम लोग लगातार ग्राउंड पे काम करते हैं। ग्राउंड इन द सेंस की जो बच्चों की समस्या है, हाँ। जो छात्रों की समस्या है, छात्रों और हमारे बीच जो संवाद है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं। बच्चा सीधे बात कर सकता है किसी से भी कि मेरी एक समस्या है, तो हम लोग उससे बात करके, और वो ये प्रयास करते हैं कि और वो समस्या और कितने बच्चों की है, सबको एकत्रित करके फिर उस समस्या के समाधान की लड़ाई लड़ी जाती है, फिर उस समस्या का समाधान होता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां से मुझे लगता है वो हमेशा विवादों में रहता है। अभी जब राजेश सिंह वाला जो मामला हुआ जिसमें उन्हें हटाया गया, उसके बाद से प्रोफेसर पूनम टंडन जी आई। पूनम टंडन जी से आपके जो रिलेशन है वो कैसे है? क्योंकि ये सोशल मीडिया तो गवाही है कि कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है, क्या है रियलिटी? देखिए, पूनम टंडन जी आदरणीय हमारी वीसी हैं। वो जब विश्वविद्यालय में आई तो हम लोग की बड़ी उम्मीदें थी उनसे, क्योंकि उससे ठीक पहले जो कार्यकाल था राजेश सिंह जी का, वो ठीक नहीं था, बड़ा विवादों में रहा, और ऐसी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमको बड़ी उम्मीदें थी कि मैडम आई हैं, छात्रों के हितों की बात होगी, कुछ अच्छा और एक मातृत्व प्रेम भी होता है। हाँ। वो महिला है तो एक वो भी लगाव था कि नहीं, ठीक होगा सब चीजें। शुरू में सारी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी। फिर एक टाइम आया जब एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, मैडम ने जो है दे दिया परमिशन कि एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ होगा। हमने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए कि एनएसयूआई कल कराना चाहेगी, उसको भी मिल जाएगा। तो मैडम कतराने लगी, मैडम ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो आखिर में ऐसा क्यों है? एक विश्वविद्यालय वो एक संगठन के लिए इतना हिमायती हो गया और दूसरे संगठन से इतनी तकलीफ, तो हमने उसका विरोध किया। हमने विरोध किया तो चीजें सामने आई, मैडम को समस्या हुई तो मैडम ने पुलिस भेज दी। अच्छा, सुबह 5 बजे मैं घर पे सोया था, सुबह 5 बजे मैडम पुलिस भेज दी। तो वो पुलिस मुझे ले जाकर के दिन भर बैठाई रही कि नहीं आप, उसी दिन राष्ट्रीय अधिवेशन का पहला दिन था, तो डर था, मुख्यमंत्री आने वाले थे, क्या आदित्य शुक्ला बाहर होंगे तो आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, समस्या होगी, इसलिए दिन भर मुझे बैठाए रखा। आम छात्रों के मुद्दों पे जब हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे अपनी बात रखते हैं, तो मैडम मिल तो लेती हैं लेकिन काम नहीं करती, सिर्फ सुन के रह जाती हैं। ये एक बड़ी समस्या है, सिर्फ सुनना नहीं, उसका समाधान भी, क्योंकि आम छात्र सिर्फ ये नहीं चाहता कि उसकी समस्या सुनी जाए, उसका समाधान भी हो। अब विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है, और कागज पे आप देखेंगे तो फिर एक शेर है वो याद आएगा आपको कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मतलब आप अखबार उठाइए, आप मैडम का सोशल मीडिया उठाइए, लगातार एमओयू पे एमओयू साइन होंगे, अच्छा काम हो रहा है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग उसमें नेक में A++ और तमाम चीजें, लेकिन जर्जर हालत है। हिंदी विभाग में आपने देखा है कि कितनी बदहाल स्थिति थी आंदोलन के पत्रकारिता बाद। का कोई अलग से विभाग भी नहीं दिया गया? कोई अलग से विभाग नहीं दिया गया। उसके बाद स्टूडियो उसमें दिखाया गया था, बहुत पहले एक फोटो वायरल हुई थी, जो AI से बना हुआ था, कि आपको ऐसा स्टूडियो मिलेगा, वो कब मिलेगा ये दूर दूर तक अभी नहीं है। तो ये बदहाली है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तमाम बच्चे लगातार कह रहे हैं कि ये समस्या है, पानी नहीं आ रहा विश्वविद्यालय में,
हमको याद है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक वाटर कूलर हुआ करता था मेन गेट पे, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो आज हर विभाग के आसपास वाटर कूलर, लेकिन अभी भी उसमें पानी नहीं आ रहा है। इस गर्मी में पानी नहीं आ रहा है, अगर कहीं पानी आ रहा है तो उसका टीडीएस खराब है बहुत ज्यादा। तो ये समस्या, इस पे मैडम नहीं सोचती हैं, ना मैडम बोलती हैं। अभी हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, वो भाजपा के नारी पंकज चौधरी के साथ भी वो देखी गई थी जब वो आए उनका थे, स्वागत कर रही थी। तो कह रही थी कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अलमुनाई है, तो मैं स्वागत कर रही थी। मैं मान लेता हूँ, नारी वंदन के कार्यक्रम में जहां पीछे योगी जी की फोटो और मोदी जी की फोटो लगी है, तो क्या एक कुलपति वहां जा सकता है? वो आम छात्रों का कार्यक्रम था, छात्रों का क्या हित उससे जुड़ा था? कोई नहीं। आप जब एक पार्टी से जुड़ करके काम करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। तो आप भाजपा की सदस्यता ले लीजिए, गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ जाइए। रवि किशन जी को वैसे भी इस बार शायद टिकट नहीं मिलेगा, योगी जी कह रहे हैं। तो योगी जी ने तो खुला कह भी दिया है ना कि महिला आ सकती है। महिला आ सकती है। तो नारी वंदन कार्यक्रम से जब मैडम जा ही रही है तो उनको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए और भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहिए गोरखपुर में। ये स्थिति कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि मैडम ने आपको ब्लॉग भी किया था व्हाट्सएप से, ये चर्चाएं सुनने में आई थी। लगातार हम लोग जो समस्या थी उसकी वीडियोस मैडम को भेजते थे। हाँ। कि मैडम ये समस्या, इस पे काम करिए, मैडम ये समस्या, इस पे काम होना चाहिए। हाँ। तो मैडम को लगा कि ये समस्याएं तो खत्म होंगी नहीं, क्योंकि वो उस पे काम नहीं कर रही हैं, तो इनको ब्लॉक कर देते हैं। वो सबसे सही उपाय है। तो आप सोच लीजिए कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को मैडम को ब्लॉक करना पड़ रहा है तो क्या कारण है? तो समस्याएं क्योंकि हैं विश्वविद्यालय में और हमारा काम है समस्याएं बताना, तो मैडम ने हमको ब्लॉक कर दिया। आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उसके बाद कभी आप मिलने नहीं गए उनसे? नहीं मिले, हमारी मुलाकातें हुई उसके बाद। आपने पूछा कि मैम आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैंने कहा मैडम आपने ब्लॉक कर दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब ठीक है, आप कुछ ऐसा किए होंगे तो हमने ब्लॉक किया। हमने कहा मैडम यही किए हैं, यही गलती है कि छात्रों के मुद्दों को आपके समक्ष ला के रखें। ये समस्या आज अगर कोई व्यक्ति जाकर के निष्पक्ष जांच कर ले गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो इतनी खामियां हैं, चिराग तले अंधेरा है। मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की बदहाली की तमाम तो NAC A++ ग्रेड मिला है जी, उसके बावजूद कमियां नजर आ रही बहुत है। कमियां, एक कमी नहीं, ये तमाम कमियां हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूं हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति को बहुत आदर के साथ कि वो मेरे साथ 5 मिनट विश्वविद्यालय के मुद्दों पे बैठ करके बात नहीं कर सकती। 5 मिनट नहीं बात कर सकती क्योंकि इतनी खामियां हैं। आज बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, आपको लगता है? बहुत बहुत बहुत। कभी आपने ऐसा सोचा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल महोदया का भी बराबर आना जाना रहता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो पार्टी से कनेक्टेड है और वो पूनम टंडन जी भी उनकी बड़ी खास नजर आती हैं, एक फ्रेम में अक्सर वो नजर आती हैं, लंच करते डिनर करते हुए देखी जाती हैं। कभी आपने राज्यपाल महोदया से मिलने की कोशिश की? देखिए हम लोगों ने तमाम कोशिशें की। हमने अभी जब छात्र संघ का चुनाव बहाली की यात्रा में कर रहा था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री से मिला समय, मैंने उनसे मिल करके अपनी बातें कही, दोनों उप मुख्यमंत्री से मैं मिला। अच्छा। उनको ज्ञापन भी दिया, उनको समस्याएं भी बताई। लेकिन आप जानती हैं भाजपा की सरकार है और यहाँ समस्याओं को सिर्फ सुन लिया जाता है और उसके बाद नारे लगवा दिए जाते हैं जय श्री राम के या हर हर महादेव। जैसे ए.के. शर्मा, वो जो आपके विद्युत मंत्री हैं, उन्होंने एक बार कुछ लोग रोक करके कह दिए कि वो बिजली नहीं आ रही है, तो फिर उन्होंने कहा पूरी बात सुनने के बाद कि हर हर महादेव, ये कह के वो निकल गए। तो ये डायलॉग तो अपने सांसद जी का भी है। हाँ, सांसद जी का है, महादेव बोल के वो निकल जाते हैं। मतलब आपने चुना किसको है? गोरखपुर जैसा संसदीय क्षेत्र जिसका एक इतिहास रहा है, उसने एक ऐसा सांसद चुना है जो हफ्ते में 5 दिन मुंबई रहता है। वो सिर्फ उस समय आते हैं जब योगी जी गोरखपुर आते हैं। अच्छा, वो ऐसे शहर में नहीं रहते? ऐसे शहर में नहीं रहते हैं। योगी दिन जो 2 दिन गोरखपुर रहते हैं, शनिवार रविवार, वो प्रयास करते हैं शनिवार रविवार वो गोरखपुर को दे। उनके साथ हर फ्रेम में, फोटो में, वीडियो में आ जाएंगे, बात खत्म। 5 दिन फिर वो बात। मतलब हमको एक ऐसे सांसद की जरूरत है जो प्रतिदिन जनता से मिले, उसकी समस्याओं का निदान करे। इतनी समस्याएं हैं गोरखपुर में, लेकिन हमने एक ऐसा सांसद चुन लिया है जो हमेशा बाहर रहता है, उससे मिलने के लिए हम परेशान रहते हैं। और हमारे अंदर भी कमियां हैं कि हम उनसे मिलकर फोटो खिंचा के खुश हैं। हमने वोट दिया है, हम टैक्स भरते हैं, तो हमारी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? जो जेन्युइन चीजें हैं उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं पूछते हैं, लोग फोटो खिंचा के खुश रहते हैं। सेलिब्रिटी के तौर पे चुना है हमने, आते हैं चले जाते हैं। पेरेंट्स का ये मानना होता है कि जब उनका बच्चा कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो उसका जो एकेडमिक करियर है वो कहीं ना कहीं खराब होने की स्थिति में नजर आता है जी। ये क्या सच है? हाँ देखिए,
खराब होने की स्थिति में नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बाधित होता है। जब आप राजनीति पे जाते हैं और शिक्षा की ओर ध्यान उतना नहीं देते हैं तो समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप परस्पर लेके दोनों साथ चलते हैं कि नहीं, मुझे शिक्षा नहीं छोड़नी है, मुझे पढ़ना है और पढ़ करके बोलना है, सीखना है, समझना है, तो फिर वो समस्या नहीं आती है। तो पढ़ाई परस्पर जारी है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का काम कैसा है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का काम ये छात्र बताएंगे, आप छात्रों से बात करिए। अब हम कैसे कहें? वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एनएसयूआई के बिल्कुल जो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स बिल्कुल हैं, बड़ी संख्या में छात्र हैं। आम छात्र, आप आम छात्रों से पूछेंगी कि एनएसयूआई ने आपके लिए क्या किया, वो क्या करती है, कि आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। आप ये देखिए ना कि आप तमाम चीजें कह पाइए, लेकिन ये एक जरूरी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि जो एक दावा करता है दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का, वो डरते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे। उनके पास टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उनके पास एक कैंडिडेट नहीं है जो खड़ा होकर के कह दे कि हम चुनाव लड़ेंगे। जीतना तो बहुत दूर है। लेकिन बात करें अगर डूसू की, तो डूसू के 3 पद जो है वो एबीपी ने ले रखा है, एक एनएसयूआई को गया है। उस दौरान जब ये डूसू इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी तकरार होती है, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं उस दौरान। लेकिन जब एबीवीपी जीती, उस दौरान एनएसयूआई ने कोई पोस्ट किया नहीं। एबीवीपी जीतो तो एबीवीपी के लोग पोस्ट करेंगे। एबीवीपी के 3 पद गए थे, एनएसयूआई का 1 पद गया था। उस दौरान कोई बधाई या कुछ ऐसा भेजा था आप लोगों ने? ना, बिल्कुल। राहुल लांसला अभी गोरखपुर आए थे, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है डूसू के, उनसे बराबर बात होती है। हम लोगों ने बधाई दी थी, फोन पे टेलीफोनिक बात होती है हमारी। अभी आप गोरखपुर के वो चमकते चेहरे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी काम करता है, आम जनमानस के लिए भी काम करता है। अगर हम बात करते हैं गोरखपुर के किसी भी वार्ड की जहाँ पे सड़कें टूटी हुई नजर आती है, नाले गंदे नजर आते हैं, अभी अपना गोरखपुर का एक सबसे पॉश इलाका है धर्मशाला बाजार, जहाँ की तस्वीर अभी कुछ दिन पहले आई थी कि एक गाड़ी जो है उसमें पूरी तरीके से डूबी हुई थी। गोरखपुर के सांसद जी ने गोरखपुर को स्पेन से कंपेयर किया है। उस तस्वीर को देख के आपके मन में क्या आता है? देखिए, अगर आप सांसद जी की बात को लेके देखेंगी तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप गोरखपुर में, आप हर समय स्पेन में हैं। तो क्या स्पेन में ऐसी स्थितियां होती हैं जैसे पानी डूब जाता है? क्योंकि मैं अभी स्पेन नहीं गया, मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो जाकर के ये देखेंगे कि क्या स्पेन ऐसा ही होता है कि चलते चलते रोड पे गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढे में गाड़ियां चली जा रही हैं, और उसके बाद ओवरब्रिज है, उसके नीचे पानी इतना भर जाता है कि उसमें गाड़ी फंस जाती है, किसी तरह से चालक बाहर आता है। तो बहुत समस्याएं हैं गोरखपुर में। इन समस्याओं का निदान करना होगा, उनमें सीखना होगा। गोरखपुर में ये जो रोड बन रही है, जैसे तमाम लोग कहते हैं कि सड़क टूटी हुई है, हम कहते हैं सड़क बन रही है, तो इतने हमारे काबिल इंजीनियर हैं कि वो एक बार सड़क बना देते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, अंदर तो केबल डालना था, तो फिर दोबारा से फिर सड़क तोड़ते हैं, फिर उसमें केबल डालते हैं, फिर वो कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे काबिल यहाँ पे जो है लोग हैं, इससे पैसा बन रहा है उनका। रामगढ़ ताल है जो सबसे मुख्य केंद्र है गोरखपुर में, रामगढ़ ताल, वहां पे आप देखेंगे कि हमेशा सफाई के लिए फंड आता है। वो लग जाता है, जलकुंभ भी कहते हैं उसको, उसकी सफाई के लिए। जब उसको साफ करते हैं फिर वो लग जाता है, फिर साफ। तो ऐसा साफ ही करते हैं कि फिर वो लग जाए, क्योंकि तब फंड आएगा ना, फंड आएगा तो सबकी जेब में पैसा जाएगा। तो गोरखपुर में काम, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, नो डाउट मुख्यमंत्री का शहर है, काम क्यों नहीं होगा। हम ऐसा तो है नहीं, हम दूसरी पार्टी में तो हम ये कहते काम ही नहीं हुआ गोरखपुर में। जो सच्चाई है हम वो कहते हैं, आपके हिसाब से काम हुआ है। लेकिन उस काम को जितना दिखाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं खामियां उसमें बहुत ज्यादा है, जिसपे काम करने की जरूरत है। अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, वो सुनते नहीं किसी की। उनको लगता है कि पुलिसिंग की सरकार है तो मुख्यमंत्री विश्वास कर रहे हैं अधिकारियों पे, तो अधिकारियों को लगता है कि सब हम मुख्यमंत्री के सामने ठीक कर देंगे, वो आएंगे तो रोड पे पानी पड़ जाएगा, उसको साफ कर देंगे, चमका देंगे, बात करता हूँ। उसके बाद की क्या स्थिति? गोरखपुर में नगर निगम की क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है गोरखपुर में, नगर निगम की बहुत खराब स्थिति है। सिर्फ वो चंदा बटोरने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों के, आम जनता जो है उसको टैक्स के तले, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और तमाम टैक्सों में फंसाया जा रहा है, और काम बिल्कुल जमीन पे नहीं दिख रहा है उनका। नगर निगम की बदहाली और करप्शन बहुत ज्यादा है, उसको लेकर के लगातार हम लोग प्रयासरत है कि उसमें, उस मुद्दों पे संघर्ष करने का काम करेंगे। अच्छा, गोरखपुर के किस वार्ड में अगर आपको जाने का मौका मिले, किसी भी वार्ड में जहां बरसात का पानी नहीं भरता हो, ठीक है, एक वार्ड का नाम बताइए जो कि लगता हो कि सच में
वो स्पेन जैसा है? स्पेन जैसा तो देखिए स्पष्ट भाषा में समझिए, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो स्पेन जैसा है। हम लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं, गूगल देखते हैं, समझते हैं स्पेन जैसी कोई भी सड़क गोरखपुर में नहीं है। ये कहने के लिए हवा हवाई है। जैसे सांसद से पहले कलाकार हैं, तो वो कलाकार बहुत अच्छे हैं। हाँ। उसमें नो डाउट। तो वो कलाकार हैं, तो उनको स्पीच याद करके, स्क्रिप्ट याद करके बोलना होता है, तो वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। स्पेन की रोड आप हमारे साथ चलिए, अभी हम दिखाएं गोरखपुर की स्थिति क्या है। तमाम ऐसे रोड है जो बदहाली कई सालों से झेल रहे हैं। अभी उस वाले मुद्दे, धर्मशाला वाले मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने जो नए नगर आयुक्त हैं उनसे मुलाकात की थी। उनसे हमने कहा कि ये स्थिति है, इसको ठीक करने की जरूरत है, पंपिंग सेट लगाने की जरूरत है। कभी आपको मौका मिले कि आपको गोरखपुर में आपने कहा कि आपको छात्र राजनीति अब नहीं करनी, अब कुछ बड़ा करना है, कुछ विशेष करना है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि छात्र राजनीति नहीं करनी है या कुछ विशेष करना, हमने ये कहा कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ता है। तो आप हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल, एक पर्याप्त आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से अपने युवा साथियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि हमने बड़ी जिम्मेदारी से गोरखपुर विश्वविद्यालय में, क्योंकि बड़ा लगाव है विश्वविद्यालय से, उसने हमें पहचान दी, नाम दिया, हमने उसके लिए एक पर्याप्त समय तक काम किया। लेकिन अब हमें और भी काम करना है। जैसे लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं लंबे समय से, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। तो हम लोगों ने अपनी टीम से बात किया और अब लगा कि हमको शहर के लिए कुछ करना। तो हम शहर के मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं। आपने तमाम मुद्दों पे देखा होगा कि हम लोगों के जो बड़े मुद्दे होते हैं, जेन्युइन मुद्दे हो, तो उस पर हम लोग उनके घर जाते हैं। आनंद लोग का मामला हो, वो आकाश पांडे का मामला हो, या तमाम, क्योंकि बड़े नेता नहीं पहुंच पाए, आप एक युवा नेता होने के तौर पे वहां पहुंचने की कोशिश की है, ये बड़ी बात नजर आती है। हम लोगों ने उनकी मदद भी की। जैसे हमारा सिर्फ काम ये नहीं है कि फोटो वीडियो का, कि हम पहुंचे फोटो वीडियो, हमारा काम है कि उस मदद होनी चाहिए उस परिवार की। आकाश पांडे की बहुत बड़ी मदद हुई है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने की है, हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों के प्रयास से वो बड़ी मदद हुई है। तो हम लोगों का प्रयास है कि हर संभव प्रयास किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते हमको एक नेता नहीं दिखाई देता है जो जेन्युइन मुद्दों पे लड़ाई लड़ सके, संघर्ष करके सके। क्योंकि सबको ईडी, सीबीआई और पुलिस का सबको डर है, हमें नहीं डर, क्योंकि हम सच्चाई के साथ चलते हैं। हम गलत नहीं कर सकते ना, हमको बीजेपी से कोई फायदा है कि वो नुकसान हो जाएगा। तो हम जेन्युइन आम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं और उनका अपार स्नेह मेरे साथ है। अच्छा, एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आइडियोलॉजी अलग अगर देखते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी कैंपस में कभी ऐसे वॉर की सिचुएशन आई क्या कि एबीवीपी भी वही काम कर रही है जो एनएसयूआई कर रही है? कभी ऐसे सिचुएशन आई? नहीं, वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है। सभी लोग छात्र हैं, सभी से मेरी बातचीत है। ऐसा नहीं है कि एबीवीपी में हमारे मित्र नहीं है, सबसे मेरी बात होती है। सभी लोग ठीक है, अच्छा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है किसी के साथ। ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, बात करें आपके पर्सनल जो राजनीति में जब आपने कदम रखा, उस दौरान आपको कौन सी ऐसी समस्या थी, पहली समस्या जो आपको अभी भी क्विक करती हो कि मुझे ये समस्या आई है यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस पे काम करूंगा, मुझे पहला चीज समझ में आया? देखिए, यूनिवर्सिटी में जो जेन्युइन हर छात्र की समस्या होती है कि उसको टेबल टू टेबल घुमाया जाता है। जानकारी के अभाव में उसको पता ना हो, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में दिन भर घूमता रहेगा, एक पेपर साइन कराने के लिए पूरे यूनिवर्सिटी घूमता रहेगा। हाँ, ये जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको ये काफी समस्या होती है। दिन भर वो घूमते हुए दिन खराब हो जाता है। हम लोगों ने सोचा था कि अगर इलेक्शंस होते, हम लोग लड़ते, तो ये इस पे काम करते कि सिंगल विंडो प्रोग्राम एक इनिशिएट करते कि एक विंडो पे सारी समस्याओं का हल होता। एबीवीपी के पास आरएसएस का नेटवर्क है जी, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, संगठन है, एनएसयूआई के पास क्या है? एनएसयूआई के पास विचारधारा है, संघर्ष है। आप देखिए, एनएसयूआई से निकले लोग बहुत बड़े पदों पे जाते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, अभी हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एनएसयूआई से हैं। तमाम बड़े नाम एनएसयूआई से हैं। ऐसा नहीं, एनएसयूआई आपको संघर्ष करना सिखाता है, वो एक पहचान दिलाता है। एबीवीपी में चीजें हैं, उसके साथ बड़ा रोक टोक है। हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है। ऐसी रोक टोक है, तमाम रोक टोक है। आप वहाँ होर्डिंग नहीं लगा सकते, आप नेता नहीं बन सकते, कार्यकर्ता बनाते हैं वो हमेशा आपको। और नेता जब टिकट देने की बात आती है तो कोई बाहरी आता है, वो टिकट पा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि रोक टोक है। जब एक स्टूडेंट होल्डिंग लगाने के लिए जाता है तो होल्डिंग में भी कुछ पैसे खर्च होते हैं, प्रचार प्रसार में, पैम्पलेट्स में पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे आते हैं जब आप संघर्ष करते हैं तो कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज लेवल पे सीनियर्स बहुत मदद करते हैं लोगों की। जो आम छात्र, जो छात्र नेता होता है, उसकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है, सबसे ज्यादा कठिन होती है। मतलब अगर आप किसी
व्यक्ति से पूछेंगे तो छात्र नेता की जिंदगी बड़ी कठिन होती है। आर्थिक बहुत दबाव होता है। अगर आप उस परिवार से नहीं आते हैं जहाँ पे गाड़ियों का काफिला चलता रहा हो या फॉर्च्यूनर हो और तामझाम हो, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो फिर आप उन समस्याओं को दूर करते निकल जाते हैं। जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, वहां से मुझे फंडिंग होती है और मैं काम कर रहा हूँ। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और संघर्ष करते हुए यहाँ आ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने हीरो होंडा से शुरुआत की थी, आज हम 4 व्हीलर तक आए हैं। अभी और संघर्ष है, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन लोग मदद करते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ मेहनत कर रहा है कोई, तो उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, जब कांग्रेस खुद ही ऑपोजिशन में है यूपी में, तो एनएसयूआई के पास पावर क्या है जो कि एमएलए नहीं बना सकता? वो स्टूडेंट्स को कैसे चेंज करेगा? आप देखिए, आप किसी एबीवीपी वाले से अगर आप कंपेयर कर रही हैं तो शहर के तमाम मुद्दों पे आप किसी एबीवीपी को बैठा लीजिए, उससे कहिए किसी अधिकारी को फोन कर दे और वो काम हो जाए, और आप एनएसयूआई के हमसे कहिए कि हम फोन कर दे, काम हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे फोन करने पे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सत्ता में हैं या कोई दबाव है या वो हमको बहुत मानते हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं। बात करने का तरीका होता है। जेन्युइन मुद्दों पे अगर आप जेन्युइन तरीके से बात करेंगे तो हर बात सुनी जाती है। कि कोई बात कैसे कही जाती है तो फिर वो सुनी जाती है। हम लोग हर बात तमाम ऐसे, हमने कोविड में एक काम शुरू किया था लोगों की मदद करने की। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरे कहने पे कोई एक बेड नहीं देता, लेकिन हम लोगों ने शुरू किया और 1000 परिवारों की कोविड में मदद हुई थी। यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हमें सम्मानित किया था। यहाँ के अखबारों ने दूसरे पेज पे बड़ा आर्टिकल छापा था मेरे नाम का, और हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, जिम्मेदारी हुआ, उससे काम किया था। तो जेन्युइन काम आप करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। उसी काम, वो कोविड का काम से डॉक्टर गोरखपुर के कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो हमसे जुड़ा ना हो, क्योंकि उसी कोविड में हम लोगों ने काम किया तो सबको लगा जेन्युइन आदमी, तो लोग जुड़ते हैं, काम होता है। आज गोरखपुर में हम किसी को फोन करते हैं तो लोग काम सुनते हैं। अगर मैं बताऊं अपना परिचय कि मैं ये बोल रहा हूँ तो ये काम जेन्युइन है, होना चाहिए, तो होता है। और तमाम भाजपा के हम एमएलए की स्थिति जानते हैं, जिनके फोन करने पे एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं ऐसी स्थिति है लोगों की, बहुत खराब स्थिति है, कोई नहीं सुनता। कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन आया कि जब कोई नया एकेडमिक बच्चा हो जिसको नई उसने एडमिशन लिया हो और उसने कहा हो कि भैया मुझे भी आपके साथ लड़ना है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आदित्य शुक्ला बनना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ सिचुएशन? बहुत बार हुआ। बहुत बच्चे मिलते हैं ऐसा कि भैया संघर्ष करना है या साथ रहना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एक बहुत अनोखा वो हुआ था मेरे साथ कि एक लड़का मुझे मिला यूनिवर्सिटी में। आप इससे सोचिए कि कितना अंदर तक भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर दिया है। एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा कि भैया जय श्री राम, तो हमने कह दिया जय श्री राम। उसने कहा कि भैया आप कांग्रेस में है ना? कह रहा कट्टर कांग्रेसी नहीं है क्या? तो हमने कहा क्यों? तो कह रहा आप जय श्री राम बोल रहे हैं। हम कहते ये किसने कहा है कि आप जय श्री राम कांग्रेसी होके नहीं बोल सकते? तो ये बड़ा सुन के अनोखा लगा मुझे भी। एक नैरेटिव ऐसा बना दिया गया बच्चों के बीच कि कांग्रेस वाले हैं तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, पूजा पाठ नहीं करते होंगे, टीका नहीं लगाएंगे। ये आपके माथे में तो मुझे बड़ा सा टीका नजर आ रहा है। वो हमेशा दिखेगा, हमेशा दिखेगा। तो कभी आपने उनको ऐसा, कभी कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, छात्राएं भी हैं जो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजों को फेस कर रही हैं, कभी आपने उनकी कोई जेन्युइन एक मदद की हो जो लगा हो कि हाँ सुधार तो हुआ है इस मुद्दे पर? देखिए हमारी जो छात्राएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो सहजता से अगर अपनी बात किसी से कह पाती हैं तो वो बड़ी बात है। SC/ST की छात्राएं थी यूनिवर्सिटी की, एक लड़का मतलब उनका मित्र था जो लीड कर रहा था उनको, वो तमाम लोगों के पास गया, छात्र नेताओं के पास गया और लोगों के पास गया कि मेरी मदद हो जाए। वो लड़कियां तैयार नहीं हो रही थी आने के लिए, वो क्योंकि संख्या लड़कियों की थी, उन्हीं की बात थी। फिर उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने कहा हाँ हम चलेंगे। सारी लड़कियां तैयार हो गई कि हाँ आदित्य भैया हैं तो हम लोग साथ चल चलेंगे। फिर यूनिवर्सिटी से पैदल वो बच्चे समाज कल्याण तक मेरे साथ गई थी सारी। तो वो बच्चियां ऐसा विश्वास करती, उस लड़के ने कहा कि भैया आप पे बहुत विश्वास करती हैं कि नहीं भैया हैं साथ में तो कोई समस्या नहीं। तो यूनिवर्सिटी की हमारी बहनें बहुत विश्वास करती हैं, वो बहुत सम्मान देती हैं और तमाम छात्राएं अभी भी मुझसे जुड़ी हुई हैं बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी की। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है क्योंकि ये गोरखपुर में है। वहाँ एनएसयूआई का काम करना मतलब सीधे सीएम से टक्कर
कर लेना। कभी आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जिसमें आपको धमकियां मिली हो, या फिर सब कुछ पीसफुल रहा है? नहीं, पीसफुल नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री के शहर में आप राजनीति करेंगे तो कुछ भी पीसफुल नहीं। वो हमेशा ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप शहर में नहीं भी हो तो आपको फोन आता है कि आप कहाँ हैं, अपनी लाइव लोकेशन भेजिए। आपसे कहा जाता है? कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन जब होते हैं तो हम अगर घर पे नहीं भी हैं तो रात में 12 बजे पुलिस मेरे घर पहुंची है कि आप नहीं, आप घर में हैं, आप लाइव लोकेशन भेजिए, वीडियो कॉल करिए। और ऐसा डर क्यों? किस बात का डर? ये डर क्योंकि हम आम छात्र हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम विरोध करेंगे चीजों का और सरकार विरोध नहीं देख पाती है। तो इस सरकार की वजह से मैं जितना परेशान हुआ हूँ उससे ज्यादा मेरे घर वाले परेशान हुए। कई बार पुलिस घर पहुंचे। घर वालों ने कभी कहा कि छोड़ दो बस, हम तंग आ चुके हैं? अच्छा, किसी भी आप अच्छे मोहल्ले में अगर सामान्य परिवार है और पुलिस पहुंचती है तो लोगों को तो पता नहीं है ना कि किस लिए आ रही है, लोग गलत ही समझते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। पुलिस लगातार पहुंची, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, वो मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे ठीक निकलने के 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई और हमने कहा कि मैं निकल चुका हूँ, हॉस्टल्स में पुलिस आ चुकी है, वहां से पकड़ चुकी है। तो ये तमाम ये चलता रहता है और अब इसकी आदत सी हो गई है। अब ये सामान्य प्रक्रिया है। जिस दिन आंदोलन होता है उसके एक दिन ठीक पहले मैं अपने घर नहीं रहता हूँ, कहीं और सोता हूँ। ऐसा भी है? ऐसा ही है। अगर मैं अपने घर रहूंगा तो वो सुबह पुलिस आ जाएगी, रात में पुलिस आ जाएगी। एक पुलिस आती क्यों है? आपको घर में रखने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए? पुलिस आती है या तो आपको घर में ही नजरबंद कर दे, वो आपके साथ ही रहे, आप कहीं नहीं जा सकते, या तो अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ चलिए, थाने पे बैठ जाइए, कहीं आप दिन भर आपको थाने पे बैठाएंगे? हाँ, दिन भर। वो पूरा एक दिन मेरा खराब किया जाता है। राज्यपाल आए, यूनिवर्सिटी में कोई और मंत्री आए, मतलब अगर राज्यपाल महीने में 2 से 3 बार आती है, मुख्यमंत्री 5 से 6 बार आते हैं, तो अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किसी का दौरा लगता है, मुख्यमंत्री का दौरा लगा, तो आदित्य शुक्ला पहले ऐसे व्यक्ति जिनके पास फोन आएगा, जिनको पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू हो जाएगी और पुलिस कहीं ना कहीं से वो पता करके, उनका LIU का सिस्टम है कि आप कहाँ हैं, कैसे, कोई बात नहीं, मिलना है, और अब वो आपको पकड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये छात्र राजनीति से जो राजनीति के दौर है उसमें कदम रखने की कोशिश की जा रही है आपके साथ में? बिल्कुल। ये सरकार हमको नेता बना के मानेगी। आप नेता बनना चाहते हैं लेकिन आपको बना भी देगी सरकार नेता बना के मानेगी। ये थोड़ा अलग भी मुझे कहीं ना कहीं सुनने में लग रहा है। अच्छा, अगर बात करते हैं यूपीपीएससी की, यूपीएससी की, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाओं की, जिसमें पेपर लीक का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो NSUI ने यूपी में इन इश्यूज पे कभी कुछ किया? बिल्कुल, हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया जिसमें हमें लाठियां भी पड़ी और सरकार रोकना चाहिए। हम लोगों ने तमाम लोगों से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे मिलकर के ये प्रयास किया। पेपर लीक को लेकर गोरखपुर में आंदोलन हुए, लखनऊ में आंदोलन हुए, सरकार रुकती कहाँ है? बंदरबाट कर दिया है सरकार ने। युवाओं के भविष्य के साथ बंदरबाट है, उनका भविष्य आज खतरे में है। और छात्र, अभी देखिए बिहार में सरकार का गठन हुआ और 23 दिन बाद लाठियां पड़ी हैं, पुलिस मार रही है लगातार आम छात्रों को। और इतनी बदहाली, मुझे इतनी मतलब दया आती है बिहार को देख करके कि बिहार में एक ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बनता है। किसी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं फिर भी कहता हूं, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पे हैं। उनका कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो अस्वस्थ नजर आ रहे थे। वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं। जो पूर्ण रूप से अस्वस्थ है वो व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। आखिर में क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों अलग अलग। आप देखिए कि वो बंगाल का मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बनता है, शुभेंदु अधिकारी, जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है उसका कि वो रिश्वत लेते पकड़ा गया। और आपके मोदी जी कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है रिश्वत ले रहा था उस पे, कैमरे पे। तो फिर आपको क्या मजबूरी है उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? आप दूसरी पार्टी से खरीदे हुए नेताओं को तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपके पास अपना मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। आप बंगाल देखिए, बिहार देखिए, असम देखिए, तो आप किस संगठन की बात करते हैं? भाजपा से ये सवाल है कि किस संगठन की बात करते हैं? संगठन सृजन और संघ शक्ति कलयुगे और ये तमाम जो नारे हैं, स्लोगन्स हैं, वो किसके लिए है? एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, एक पॉलिटिकल नेता बनने के लिए, स्टूडेंट लीडर बनने के लिए कितना खर्चा होता होगा? पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार, इन सब में कितना खर्चा होता है? देखिए, खर्चे अगर आप देखेंगे, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर खर्चे सीमित नहीं है।
फिर बहुत खर्चे तो हैं। फिर एक आम लेकिन परिवार से निकला हुआ बच्चा कैसे उसको मैनेज करेगा? उसी को संघर्ष कहते हैं। वो सीखने का पूरा प्रोसेस है, वो उसी में सीखता है। जैसे आज हम राजनीति कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, उसके साथ साथ आर्थिक भी संघर्ष है मेरे साथ। मतलब हमको उसके बारे में भी सोचना है और लगातार सोचना है। लोग हमसे जुड़े हुए लोग तमाम कहते हैं, हमारे जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो बहुत पहले से मुझसे कहते आ रहे हैं कि ये एक समस्या है जिसपे काम बहुत जरूरी है, लेकिन मन नहीं जाता उधर। मतलब हम लोगों ने बिल्कुल समय नहीं दिया आर्थिक स्थिति को अपने मजबूत करने के लिए। हम सिर्फ लोगों के संघर्ष में ही काम आते गए और आज तक लोगों के संघर्ष के लिए काम आ रहे हैं। इसीलिए आज कोई बहुत बड़ी स्थिति हम लोगों ने नहीं बना पाई, क्योंकि व्यवसाय भी समय मांगता है। अगर हम व्यवसाय करने जाएंगे तो वो भी समय मांगेगा, फिर समय सीमित हो जाएगा। लेकिन हमको करनी राजनीति है, लोगों की मदद करनी है, संघर्ष करना है, लोगों के मुद्दों पर लड़ना है। तो ये प्रोसेस है। आर्थिक समस्या तो बहुत आती है, मतलब डे वन से आपको आएगी। अब वो आपकी वही आपको सीखने का प्रोसेस है कि आपको उससे उभर करके निकलना है, निखरना है। मैं विश्वविद्यालय की राजनीति कर रहा हूँ कई वर्षों से। तमाम छात्र नेता आए, होर्डिंग पोस्टर जुलाई अगस्त सितंबर में लगवाया और फिर गायब हो गए। आज कहीं नौकरी कर रहे होंगे या कहाँ होंगे, जहां भी होंगे। तो ये सब लोगों के बस की बात नहीं, बड़ा संघर्ष है। मतलब आप आर्थिक मजबूत भी है तो भी दिक्कत होती है। छात्र राजनीति इतनी आसान नहीं है। मतलब आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं और उससे आप कुछ बन नहीं रहे हैं, अभी आप प्रोसेस में हैं, तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। 5 साल बाद आदित्य शुक्ला कहाँ होंगे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर MP MLA बनने का कोई प्लान है या फिर बिजनेस करने का कोई प्लान है? बिजनेस का तो कोई सवाल ही नहीं है। राजनीति में है तो पूरा जीवन राजनीति में ही रहेगा। अब ये ईश्वर के ऊपर ये निर्णय है कि कहाँ पहुंचाते हैं ईश्वर। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी हो लोगों की मदद करते हुए मिले। कभी आपके घर वालों ने कहा कि बेटा राजनीति बंद करो, घर में बहू की भी जरूरत है? नहीं, ऐसी तो अभी बात नहीं आई है। हाँ। ऐसी अभी कोई बात नहीं आई है और अभी कोई सवाल नहीं है उसके लिए, क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी बहुत काम करना है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको एक नायक मूवी आई थी उसमें एक दिन का CM बनाया गया था, अगर आपको एक दिन का CM बनाने को मिलता है तो आप कितनी चीजें चेंज कर सकते हो? कौन कौन से वो विशेष मुद्दे रहेंगे जिनको आप पहले पॉइंट आउट करोगे? देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आता हूँ तो छात्र संघ की बहाली पहले ही दिन, ये पहला निर्णय तो यही होगा कि छात्र संघ की बहाली होनी चाहिए। मेरे अधिकतर मैं प्रयास करूंगा कि दिन में सबसे ज्यादा अगर काम किसी के लिए हो तो वो युवाओं के लिए हो, कि उनके भविष्य के साथ जो समस्या होती है, ये जो पेपर्स होते हैं ना लोगों के, अलग अलग सेंटर्स भेज देते हैं दूर दूर, इस पे काम करने की जरूरत है। उनसे बहुत, अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है, वो कहीं मान लीजिए शहर से दूर जा करके, और फिर वो पेपर देने के नाम पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है, तो बड़ी समस्या होती है उसको। तो सेंटर आप जहां हैं वहीं आप डाल सकते हैं। क्या हमारी तकनीक इतनी कमजोर है कि अगर यहाँ का बच्चा यहाँ पेपर देगा तो वो चीटिंग कर लेगा? तो इसका मतलब हमारा फेलियर है वो। अगर वो ऐसा नहीं है तो हम यहीं देने दें ना, तो इससे उसको तो समस्या ना हो। तो जो जहां का है वो वहीं पेपर दे, क्या दिक्कत है? या अगल बगल जिले में दे, पता चले 250 किलोमीटर गोरखपुर का लड़का लखनऊ जा रहा है, सीतापुर जा रहा है, काफी टाइम लग जाएगा सेंटर ढूंढने में। सेंटर ढूंढने में वो परेशान रहेगा, फिर वो एग्जाम कैसे देगा? तो ये एक समस्या है, इस पे मेन काम करने की जरूरत है। अच्छा, BHU में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस जो है वो 1996 से बंद है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2005 से बंद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 18-19 के बाद से बंद है। यूपी में NSUI का प्रदेश महासचिव होने के नाते आप इन यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन वापस लाने के लिए NSUI की तरफ से क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव हो इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और आप सभी के सामने है, गोरखपुर की मीडिया जानती है, प्रदेश की भी मीडिया जानती है, हम लोग छात्र संघ बहाली के देश के रक्षा मंत्री से मिले। उससे बड़ा पद कोई नहीं है विश्वविद्यालय से निकला हुआ। क्या आश्वासन दिया गया था? उन्होंने कहा ये योगी जी का मामला है, इसको योगी जी देखेंगे, मैं एक बार उनसे बात करूंगा। और उसके अलावा कभी आपने नहीं बोला कि हम तो छात्र हैं और योगी जी से मिलना और सारी चीजें करना कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसमैच होती है? बहुत दिक्कत है। हम लोगों ने तमाम प्रयास किए कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जब देश का सबसे बड़ा कहने वाला राष्ट्र, वो छात्र संगठन जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रीय छात्र संगठन कहता है, वो छात्र संघ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी दुखदायी स्थिति है कि क्योंकि उनसे जुड़ी हुई पार्टी सत्ता में, तो वो क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम लोग सत्ता में हैं तो हमारा तो पहला वो है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और हम लोगों ने वो किया है। राजस्थान में हमारी सरकार थी, छात्र संघ के चुनाव हुए थे और तमाम युवा नेता उससे निकल करके मेन स्ट्रीम राजनीति में आए। आज उनको पूरा देश जानता है। लेकिन भाजपा की सरकार ने चुनाव वहां भी बंद कर दिया और हर जगह अब बंद है। तो
तो ये सवाल तो भाजपा से बनता है कि आखिर में उसने चुनाव बंद क्यों किए, उसको किस चीज का डर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो एनएसयूआई के यूनिट प्रेसिडेंट ने खुद कहा था इलेक्शंस इसलिए नहीं होने दिए जाते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन असुविधाजनक सवालों का सामना करने से बचती है, वो सामना ही नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, इस पे आपकी क्या राय है? ठीक बात है, सही बात है, बिल्कुल बचती है। आखिर में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कमियां हैं या जितने पैसों का गबन हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो इसीलिए तो हो पा रहा है कि कोई सवाल करने वाला नहीं। जैसे हम सवाल करेंगे, पुलिस है। अगर हम छात्र संघ के अध्यक्ष होते तो हम सवाल करते तो पुलिस मेरा क्या करती? जेन्युइन मुद्दों पे हम संघर्ष करते ना लोगों के सामने, फिर मैडम को बताना पड़ता ना कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, एक ही चीज के लिए बार बार टेंडर क्यों हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, बिड इतनी हाई क्यों हो रही है। तो ये जेन्युइन सवाल है, भ्रष्टाचार मैडम कर रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, एबीवीपी एक्टिव है, तो क्या यूपी में स्टूडेंट इलेक्शंस ना होने के लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं या एनएसयूआई भी कहीं ना कहीं कमजोरी का कारण नजर आती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा जिम्मेदार है, एनएसयूआई बिल्कुल कमजोर नहीं है। एनएसयूआई बहुत मजबूत है और इनकी बीजेपी की लाठियां भी मजबूत नहीं है, वो भी कमजोर है। आपको पड़ी है? हाँ, बहुत 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 संघर्ष हम लोगों ने बनारस में लाठियां खाई, लखनऊ में लाठियां खाई, गोरखपुर में खाई। तो आंदोलन करते हुए पुलिस देखती नहीं है कौन है, कहाँ है, कैसे। पुलिस का काम है मारना और बस में भर लेना। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि बस में आपको भरा गया हो? हम तो दिल्ली में प्रोटेस्ट में गए हैं, दिल्ली में हमको पुलिस लेकर के गई है, वहां पे थानों पर बैठाया है। ये तो गोरखपुर है, हम लोग राजधानी में भी लड़ाई लड़े। नीट बच्चों का मामला था, नीट का पेपर लीक का, वो बहुत बड़ा मामला था, उसमें मेरी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी। गोरखपुर में उस वक्त क्या हुआ था? गोरखपुर में आपने प्रोटेस्ट कहीं से, एनएसयूआई के और भी तो कैंडिडेट्स होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने, यहाँ पे एनटीओ को लेकर के यहाँ प्रदर्शन हुआ था और हम लोग दिल्ली गए थे उस मोर्चे में। अच्छा, एक वर्ड में आपसे अगर पूछते हैं कि एबीवीपी क्या है तो आप क्या कहेंगे? फर्जी छात्र संगठन। एनएसयूआई क्या है? छात्रों के हितों पे लड़ने वाला संगठन। आपने कहा फर्जी छात्र संगठन, वो तो खुद को विश्व का सबसे बड़ा संगठन क्या के बैठा हुआ है। हम फर्जी छात्र संगठन इसलिए कहते हैं, कारण है उसके पीछे। भाई, आप छात्र संगठन है, आप छात्रों को जोड़ते हैं, 5 रुपए की पर्ची कटती है, सब पे जाती है। आपके एनएसयूआई में भी कुछ ऐसा प्रोसेस है पर्ची कटने का? हम लोग पर्ची पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग निःशुल्क जो है सदस्यता देते हैं, ये लोग पर्चा काटते हैं। और दूसरी सबसे बात, फर्जी कहने का कारण मुख्य ये है कि आप छात्र संघ चुनाव पे बात करने से डरते क्यों? आप क्यों नहीं बात करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? आखिर में समस्या किसको है छात्र संघ चुनाव से? डर कौन रहा है? किसने चुनाव रोके हैं? क्यों आप योगी जी से मिलते तो हैं आप लोग लगातार, ये बीबीपी के लोग तमाम मिलते रहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि चुनाव हो जाए? योगी जी, महाराज जी से कहिए। आपको लगता है अगर बीजेपी की गवर्नमेंट जाती है तो इलेक्शंस होंगे? बिल्कुल 100% होंगे। अगर सरकार यहाँ से 27 में बदल गई तो पक्का 100% चुनाव होंगे। आपके हिसाब से इलेक्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो नहीं सकते होगा हैं। 27 में? 27 में छात्र संघ का चुनाव होगा। 27 में होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कह सकते हैं आप लीडर्स रहे हैं जी, जिन्होंने साइकिल से यात्रा करना शुरू किया, बहुत सारे ऐसे तरीके आजमाए जिसकी वजह से छात्र संघ हो जाए, लेकिन छात्र संघ बहाल नहीं हुआ क्योंकि योगी जी नहीं चाहते हैं। आज देखिए, जो लोग राजनीति में, बिहार की सरकार के गठन को उठाइए, उसमें जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, आप तमाम पाएंगे सब एक परिवार के हैं, एक परिवार से निकले हुए, कोई चाचा का लड़का किसी के, कोई सारे बड़े नेताओं के ही बच्चे हैं। कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई मामा, कोई बुआ, ऐसे ही करके पूरी राजनीति है वहां की। कोई निचले स्तर से नहीं पहुंचा है। कारण इसका छात्र राजनीति होगी, कोई संघर्षशील युवा आगे आएगा, आदित्य शुक्ला छात्र संघ के अध्यक्ष बनेंगे, तो फिर वो विधानसभा के चुनाव में लड़ेंगे, मेयर का चुनाव लड़ेंगे, सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फिर समस्या किसके लिए होगी? फिर ये जो पुत्रों के तथाकथित युवा हैं, जो सुप्रसिद्ध लोग रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके जो बच्चे घूम रहे हैं आजकल, वो कहाँ जाएंगे? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य परिवार के बच्चे राजनीति में ना आए, वही लोग राजनीति करें जिनकी फैमिली से आ रहा है। वो नेपोटिज्म, वहां राजनीति में सबसे बड़ा नेपोटिज्म है। आप गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, आप उठा के देखिए जो लोग विधायक हैं, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि उनके कहीं पिता रहे होंगे, चाचा रहे होंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए होंगे। 100%। सामान्य परिवार के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं?
बल्कि उनके पिता सामान्य परिवार से थे, लेकिन अब उनके बच्चे को वो मिल गई लेगेसी। किसी के पिता सांसद रहे हैं तो उसको आर्थिक समस्या तो नहीं होगी अब, तो वो 4 गाड़ी लेके घूम सकता है। आज की जो दुनिया है रील की, वो उसमें अपने आप को अच्छा दिखा सकता है ना। 10 लोगों के साथ कहीं पहुंचना, दिखना, वीडियो तो ऐसे दिखा रहा। यूपी की राजनीति में तो ये देखने को मिलता है कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसने यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एडमिशन लिया तो पहले तो वो गाड़ी खरीदता है, थार खरीदेगा, हूटर लगवाएगा और फिर वो बजा के जाना घूमना शुरू करेगा। तो ये नेताओं के बच्चों का यही काम है। तो ये समस्या इसलिए चुनाव नहीं हो रहा। कोई नहीं चाहता, कोई नेता आज बता दे जो चाहता हो छात्र संघ चुनाव, कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसके बच्चे क्या करेंगे फिर। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 में एबीवीपी ने 16,196 वोटों के मार्जिन से प्रेसिडेंट की सीट जीती थी। ये मार्जिन इतना बड़ा था कि एनएसयूआई के कैंडिडेट की जमानत भी मुश्किल से बची होगी। गोरखपुर, बनारसी, लखनऊ, एएलयू की बात करें अगर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, इन सिटीज में तो एबीवीपी का मार्जिन और ज्यादा बड़ा होगा। तो आदित्य जी, क्या यूपी में एनएसयूआई एक रिविलियंट फोर्स है या फिर एग्जिस्ट रखने की कोशिश नहीं कर पा रही है? अगर एबीवीपी इतनी मजबूत है और दिल्ली में इतने मार्जिन से चुनाव जीती, तो फिर तो गोरखपुर में चुनाव होने चाहिए। पूरे यूपी में छात्र संघ बहाल होना चाहिए, हर जगह एबीवीपी जीत जाए मार्जिन से। तो अगर इतनी मजबूत है तो चुनाव क्यों नहीं करा रही है दिल्ली? आप देखिए, समझिए, फिर दिल्ली में इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। बात वो नहीं है कि वहां सरकार किसकी है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो एक आइडियल विश्वविद्यालय है, वहां विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वहां का छात्र संघ चुनाव बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आइडियल यूनिवर्सिटी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मानक है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। इसलिए वहां का चुनाव पार्टी नहीं निर्भर करता कि कौन सी पार्टी है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तो फीस भी जाता है ना छात्र संघ के लिए फीस लेते हैं, छात्र संघ चुनाव की फीस लेते हैं, वो तो भी एक आपने इस चीज के लिए बात की कि आप फीस लेते हो? हमने मैडम से कहा, मैडम हमारे विश्वविद्यालय मैडम हमेशा कहती हैं कि हमने पत्रक भेजा है। हाँ। हमने पत्रक भेजा है, वो पत्रक ऐसा है कि पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब उसकी रिसीविंग मांगो तो वो कहते हैं कुल सचिव की अब गया है, अब मिल जाएगी, अब आ रहा है। तो अब हम लोगों ने वहां ये सोच लिया है कि जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी तब तक छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। सरकार बदलिए, चुनाव होंगे। एक अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। गोरखपुर की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, आप एक युवा नेता के तौर पे उभर रहे हैं, आपके नजर में क्या चीजें ऐसी है जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति वर्तमान में आपको गोरखपुर में नजर आती है? देखिए, गोरखपुर में गोलघर एक इलाका है जिसको गोरखपुर का दिल कहा जाता है। आज आप जाएंगी तो वो एक गोलघर चौराहा था, उसको इस तरह से बंद किया गया है कि लोगों को लंबा घूम के जाना पड़ रहा है। वहां गाड़ियां खड़ी नहीं होती हैं कि चालान हो जाता है, वहां गाड़ियां उठा ले जाती हैं। इतनी सक्रिय है नगर निगम और वहां का प्रशासन, पुलिस, कि वो गाड़ियों को खड़े होते ही उसका चालान कर देते हैं। 2 पहिया से कोई खरीदारी करने आया, पता चले वो फिर वो गाड़ी खोज रहा है कि उसकी गाड़ी कहाँ गई। व्यापारी इतने परेशान हैं और व्यापारियों को सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर में जो खरीदार है वो गाड़ी से ही तो आएगा, ऑटो का वहां पे चलना बंद कर दिया है पहले ही से। तो वो जब खरीदारी करने आता है तो गाड़ी, आपने पार्किंग की व्यवस्था दी है तो आप ये भी तो सुगमता दीजिए कि गाड़ी पार्किंग के साथ वहां पे कि कैसे लोग अपनी गाड़ी रोड पे लगा रहे हैं तो कहाँ खड़ी कर सकते हैं, कहाँ नहीं खड़ी कर सकते हैं। आम व्यापारी बहुत परेशान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आम व्यापारियों की लड़ाई भी हमको लड़नी है। लेकिन व्यापारी पक्ष तो जितने भी हैं वो तो समर्थन करते हैं। नहीं, भाजपा के कोर वोटर हैं व्यापारी, नो डाउट उसमें। लेकिन आज की यथास्थिति मैं ये कहता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि ये पॉडकास्ट के बाद आप गोलघर जाइए, वहां के लोगों से पूछिए कि उनके धंधे की क्या स्थिति है। उनका इतना खराब हो चुका है उनका धंधा, उनका चल ही नहीं रही है बिजनेस, उनका व्यापार मंदा पड़ा हुआ है क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं, लोग डर से नहीं आ रहे हैं। कौन आएगा बताइए? चटोरी गली में गाड़ी नहीं जा सकती है और उसके जस्ट बाहर गाड़ी खड़ी करिए तो तुरंत उठा लेते हैं। और अंदर कैसे गाड़ियां खड़ी हैं उसमें? अंदर 4 पहिया कैसे खड़ी है? नो व्हीकल जोन अगर आप लिखते हैं तो सबके लिए होना चाहिए। गाड़ियां तो खड़ी रहती हैं। हाँ, गाड़ियां अंदर खड़ी हैं, तो वो कैसे खड़ी हैं? वो खड़ी हैं, बाहर कोई खड़ा करता उठा लेंगे आप। तो ये बड़ा सवाल है और उसके नाम पे फिर वसूली करते हैं, आप 200 रुपया दीजिए तो छोड़ेंगे। तो आम आदमी परेशान हो रहा है इसमें, वो महंगाई की भी मार झेले और इन लोगों का जो भ्रष्टाचार है वो भी वो झेल रहा है। गोरखपुर में अगर हम देख रहे हैं तो नगर निगम इन चीजों में बड़ा एक्टिव नजर आता है। आप लेकिन और जहां नहीं होना चाहिए। आप नगर निगम में एक गाड़ी चलती है परिवर्तन दल की, हाँ, उसमें कुछ लेडीज भी हैं, कुछ जेंट्स भी वो ये ठेले कुमचे वालों के साथ इतनी जाती कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठेला तोड़ दे रहे हैं, ठेला उठा ले जा रहे हैं। ये सारी चीजों के खिलाफ
मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लड़ेंगे और अगर ये वीडियो आम ठेला कुमचे वालों तक जा रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। अधिकार है उनका, आप उनको अगर एक स्पेसिफिक जगह नहीं दे पा रहे हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं कि उनकी वजह से जाम लग रहा है, तो आप कोई और जगह उनको दीजिए, वेंडिंग जोन बनाइए जहां पे वो अपना सामान बेच सकें। कि आप उनका ठेला तोड़ देंगे? मैंने अभी तमाम ऐसे वीडियो देखे जिसमें सब्जी पलट दी गई, हाँ, बहुत सारे ऐसा निकल के आए थे, तो उनके हम खिलाफ हैं। और ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति हो तो वो हमसे संपर्क करे, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिवर्तन दल का नाम ये नहीं है कि आप सामान तोड़ रहे हैं। आप मोहलत दीजिए, मौका दीजिए लोगों को, लोग हटा लेंगे स्वयं से। अगर रोड पे है तो तमाम तो अतिक्रमण रोड पे हैं लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, वो नहीं हटा पा रहे हैं आप। तमाम होटल्स हैं बड़े बड़े, उनके भी तो अतिक्रमण रोड पे ही हैं। उनकी भी पार्किंग अगर फुल हो जाती है तो बाहर रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसको कोई हटा दे। तो बड़े लोगों को नहीं टच करेंगे, जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनको तोड़ने का जो प्रयास है उसके हम खिलाफ हैं। जिस तरीके से 2028 में नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं जी, अगर आपको मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने मेहनत की है। ये राजनीति जो हमें मिली है वो विरासत में नहीं मिली, हमारे संघर्ष के बदौलत मिली है। चुनाव के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे, अगर आप उसमें आपकी जीत होती है बहुमत के साथ, तो सबसे पहला काम आप कौन सा करने वाले हैं? सबसे पहले ये गोरखपुर में जो ठेला कुमचा वाले लोग हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। जल निकासी जो बहुत बड़ा मुद्दा है गोरखपुर में, उसके लिए काम किया जाएगा कि जल निकासी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम काम किए जा रहे हैं गोरखपुर में, लेकिन जल निकासी पे कोई काम नहीं। तो गोरखपुर में जैसे बारिश होती है गोरखपुर डूब जाता है, फिर चलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए नालों का निर्माण कराना, पंपिंग सेट उपलब्ध कराना, जहां ऐसी समस्याएं हैं उसको देखना, इन सारी चीजों पे हम लोग काम करेंगे और गोरखपुर को एक स्वस्थ गोरखपुर, स्वच्छ गोरखपुर और सुंदर गोरखपुर बनाने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम प्रश्न के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करूंगी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त के जो यूनिवर्सिटीज थे, जब हमारे पापा के मम्मी के टाइम के जो यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे और आज के यूनिवर्सिटीज में कंपेयर करते हैं, कितना डिफरेंस नजर आता है? जी, बहुत बदलाव है। देखिए, वो समय दूसरा था, संसाधन दूसरे थे, आज का समय दूसरा है। अब एआई का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मुझे एआई के नाम पे तो कुछ नजर नहीं आता है। गोरखपुर की यूनिवर्सिटी अभी आपको हमको लगता है कि 90s के टाइम की ही यूनिवर्सिटी है, अभी कोई नयापन नहीं है, वही ढांचा है, वही सारी चीजें हैं। तो विश्वविद्यालय में तो तमाम काम करने की जरूरत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, लेकिन वहां काम के नाम पे शून्य है। सिर्फ भवन तैयार हो रहे हैं, कब तैयार होंगे, क्यों तैयार हो रहे हैं, कोई किसी को नहीं पता। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी कई ऐसे भवन नजर आए हैं मुझे जो कि बिल्कुल जर्जर नजर आते हैं। आप हिंदी फैकल्टी में देखिए ना, हिंदी विभाग में आप जाके देखिए, ऊपर की जो दीवारें हैं, कई बार तो ऐसा हुआ कि पेपर चल रहा होता है और परीक्षा के बीच में छज्जा गिर जाता है नीचे बच्चों के साथ। जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार कुलपति हैं विश्वविद्यालय की, कुलपति हैं विश्वविद्यालय की, उनको नहीं दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन वो इस समय परेशान है थोड़ा पैसा बटोरने में। बटोर लें, उसके बाद फिर नए कुलपति भी आने वाले हैं, इनका भी कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अच्छा, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, बस अब 15 अगस्त को ये आई थी, हमको लगता है कि अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं नए कुलपति के, तो अब वो आ जाएंगे, तो ये 3 साल इनका कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमारे साथ ये थे आदित्य शुक्ला जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से, बड़े ही सहजता पूर्वक किस तरीके से यूनिवर्सिटीज पे हमसे चर्चा की, गोरखपुर की समस्याओं से हमें अवगत कराया, और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी भी भविष्य की जो राजनीति थी उस पर भी हमसे बातचीत की। तो पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम सारी खबरें और पॉडकास्ट से जुड़ी मजेदार बातें देखने के लिए जुड़े रहें जनपद संवाद के साथ। धन्यवाद।